Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 16 मई 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है द गाम्बिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2002 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर 4 ऑप्शन जो हैं ये राइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि इन चारों राइट्स में से कौन सा एक ऐसा राइट है जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने डिस्क्राइब किया है एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ए बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी या फिर ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। अदरवाइज़ वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे ही। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। तो आप देख पाओगे पेज नंबर 1 पर एक पिक्चर मेंशन्ड है। ये पिक्चर किस चीज़ के बारे में, तो ये पिक्चर है थॉमस कप अभी भारत ने जीता है। तो इंडिया की जो मेन टीम है बैडमिंटन की, इन्होंने इंडोनेशिया को हराया और हराने के बाद में यहाँ पर थॉमस कप जीता है पहली बार, जिसको लेकर आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो फ्रंट पेज पर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद फ्रंट पेज पर ही एक और आर्टिकल आपको नीचे देखने को मिलेगा, वो ये है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पर चर्चा की गई है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक स्टडी हुई है और उस स्टडी ने ये पाया कि जो कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन है, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि कोविड से सफ़र कर रहे हैं, उनके अंदर हेपेटाइटिस भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो स्टडी हुई है वो यहाँ पर देखने को मिला कि 475 चिल्ड्रन हैं जिनके अंदर कोविड पाया गया है। इनमें से लगभग 8% के आसपास जो बच्चे हैं इनके अंदर हेपेटाइटिस भी देखने को मिला। इस प्रकार से ये स्टडी की गई। अब देखो, देखना यह है इस आर्टिकल में हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल से कुछ भी नहीं निकल कर आता है। आप लोग खुद भी एक बार रीड कर सकते हो, पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जब आप लोग अच्छे से सिलेबस को एनालाइज करोगे तो जीएस पेपर 2 हेल्थ के अंदर जितने भी डिजीज़ है वो भी आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है ना हेपेटाइटिस, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। तो हेपेटाइटिस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी है जो कि आप लोग को यहाँ पर लेनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो ये हेपेटाइटिस है, आखिरकार ये क्या है, कहाँ पर अफेक्ट करता है। तो अगर ये डिजीज़ है तो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है, तो देखो ये डायरेक्टली लिवर को अफेक्ट करती है। लिवर के अंदर सूजन हो जाना या फिर जो लिवर सेल्स हैं उनके अंदर इरिटेशन होना, सूजन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस। जो ये हेपेटाइटिस है ये यहाँ पर काफ़ी बुरी कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि लिवर के अंदर सूजन हो जाता है, उसके साथ में काफ़ी सारी बीमारियाँ देखने को मिल जाती हैं, जॉन्डिस, फीवर, वॉमिटिंग। उसके साथ साथ यहाँ पर कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं, कोई खतरनाक केस निकल कर आ चुका है तो वहाँ पर जो ये सूजन है लिवर के अंदर वो लंबे समय तक रह जाती है और कोई लक्षण नज़र नहीं आता। तो ये यहाँ पर हेपेटाइटिस की एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे का कारण क्या है, किस कारण की वजह से ये होता है। तो इसके पीछे का कारण है ग्रुप ऑफ वायरसेस। तो बहुत सारे वायरसेस हैं जिसको हम लोग हेपाटोट्रोपिक के नाम से जानते हैं। तो ये वायरस डिटेक्ट किया गया, इसके अंदर हेपेटाइटिस A, B, C, D, E करके यहाँ पे अलग अलग वायरसेस आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर ये हेपेटाइटिस बीमारी को क्रिएट करते हैं। फिर कुछ और वायरसेस भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर वेरिसेला वायरस का नाम लिया गया है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला वायरस भी आप कह सकते हो हेपेटाइटिस को क्रिएट कर सकता है। क्लियर हुआ? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या मेंशन किया गया, देखो
लीवर को इन सब चीज़ों से अफेक्ट होते हुए तो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और ड्रग्स हैं, यानी कुछ और दवाइयाँ हो गया या फिर अल्कोहल यूज़ हो गया, ठीक है। तो अल्कोहल का खुद ज़्यादा यूज़ कर लेना, एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करने से भी यहाँ पर क्या होता है, लीवर को एक तरीके से यहाँ पर स्वेलिंग फेस करनी पड़ती है, या फिर आप कह सकते हो कि एक फैटी लीवर देखने को मिल जाता है। तो यानी कि अल्कोहल के यूज़ से भी यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करें, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखो हेपेटाइटिस मैंने आपको बताया अलग अलग कैटेगरी के हैं, A B C D करके, है ना। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस A और E जो है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, मतलब कि यहाँ पर इसमें कोई भी मेडिकेशन यानी कोई भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस B और C है ये दोनों काफ़ी खतरनाक हैं। इनके लिए यहाँ पर एक मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, यानी कि दवाइयों की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास अवेलेबल भी है। अगर हम लोग इस हेपेटाइटिस की कंडीशन को दुनिया भर में देखें कि दुनिया भर में कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ये जो B और C कैटेगरी वाला वायरस है ना, इन दोनों की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे हर साल 1.3 मिलियन लोगों की जान जाती है इस हेपेटाइटिस B और C की वजह से। 2016 में लगभग 194 गवर्नमेंट्स, यहाँ पे इनका मतलब है कि अलग अलग कंट्रीज़ की सरकारों ने मिलकर WHO ग्लोबल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। इनका मेजर मकसद यह है कि हम लोग 2030 तक क्या कर सकें, इस हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर सकें, ख़त्म कर सकें। ये हमारा फोकस चल रहा है आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली दुनिया भर में क्या सिनेरियो है। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है इस हेपेटाइटिस को लेकर। तो देखो यहाँ पे बोला गया जो 40 मिलियन पीपल हैं वो आज के टाइम पर इन्फेक्टेड आपको देखने को मिल जाएंगे इस हेपेटाइटिस B वायरस से, और जो 6 से 12 मिलियन पीपल हैं वो सफ़र कर रहे हैं हेपेटाइटिस C वायरस से। तो B और C दोनों ही खतरनाक हैं। जो A और E है ये अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन B और C यहाँ पर खतरनाक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 2018 में इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जहाँ पे हमारा मेजर फोकस है कि हम लोग हेपेटाइटिस B और C को डायग्नोस करें और इसका ट्रीटमेंट करें दुनिया भर में। ये हमारा फोकस था। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे हेपेटाइटिस B को इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर भी इंक्लूड कर लिया गया है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे डिप्थीरिया हो गया, पोलियो हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारी यहाँ पे बीमारियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको हेपेटाइटिस भी देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद कुछ कंट्रीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड। ये 4 कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर पहली 4 कंट्रीज़ बनी हैं जिन्होंने सक्सेसफुली हेपेटाइटिस B वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। तो ये सिचुएशन आपको इंडिया में देखने को मिल रही है, इसी वजह से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है और आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल कर आ जाती हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर हुई है तो फटाफट वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। जो हमारा टारगेट होता है लाइक का, उसको आपको अचीव करवाना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हमने GS पेपर 2 के एक टॉपिक को कवर किया, अब यहाँ पे कवर करने वाले हैं GS पेपर 1 के एक टॉपिक को। ये जो आर्टिकल है ये आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चर्चा की गई है लैंडस्लाइड्स के बारे में और फ्लड्स के बारे में। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि साल 2021 में यानी कि पिछले साल ही UPSC ने लैंडस्लाइड को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था मेंस के अंदर। आप देख पाओगे ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स करके एक क्वेश्चन आया था। ये मेंस में पूछा गया था पिछले साल। तो ये आर्टिकल भी काफ़ी ज़बरदस्त है और बहुत आराम से और बहुत ईजी से शब्दों में हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर हमने देखा असम के अंदर ये फ्लड्स और लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, और यानी कि जो हम लोग कहते हैं कि बाढ़ वगैरह आ गई है, लैंडस्लाइड हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। लगभग यहाँ पर 3 लोगों की जान जा चुकी है और काफ़ी सारे लोगों को सफ़र करना पड़ता है इन चीज़ों की वजह से। तो ये जो फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स है इनकी वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है, प्लस 56,000 लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं अभी भी असम के 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये सब हो रहा है 14 मई से लगातार। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे किस प्रकार से सिनेरियो क्रिएट हुआ है, ये पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद बताया गया कि देखो इन फ्लड्स की वजह से आज के टाइम पर हालात काफ़ी ख़राब हैं, जो पैसेंजर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, वो सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो क्या हालात हैं इन लैंडस्लाइड और फ्लड्स की वजह से वो यहाँ पे बताया गया। इनफैक्ट कितना डेटा है, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। लेकिन उसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग खुद भी देख पाओगे कि हाँ ये जो है फ्लैश फ्लड है, फ्लड की वजह से क्या क्या हो रहा है, जो ट्रेन्स वगैरह हैं वो अभी रुक चुकी हैं। तो ये यहाँ पर अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि लैंडस्लाइड के पीछे के कारण जानना, लैंडस्लाइड है क्या, इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करना, क्योंकि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है।
तो देखो होता क्या है, जब जब रेनी सीज़न होता है, ये हम हर साल देखते हैं, जब जब बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है तो उसके बाद ही इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ये लैंडस्लाइड आता हुआ नज़र आता है, लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड है क्या? देखो लैंडस्लाइड को हम लोग डिफाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। एक सिंपल सी डेफिनेशन होगा, इसको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी चट्टान है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर एक तरीके से लैंड है, वो नीचे की साइड में आ चुका है, नीचे की साइड में स्लाइड हो चुका है। अब ज़्यादातर आपको ये पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज़ में देखने को मिल जाता है कि जो हिली एरियाज़ है वो खासकर वहाँ पर जो ऊंची ऊंची चट्टान है वो नीचे की साइड में खिसक आती हैं, जिसकी वजह से जो नीचे पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, वहाँ पर लोगों की डेथ भी हो जाती है, जो नीचे पॉपुलेटेड एरियाज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा लैंडस्लाइड का कहलाता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाता हूँ इसको लेकर। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये एक पिक्चर है, ये इतना लैंड था, क्या हुआ, ये नीचे की साइड में स्लाइड हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पर लैंड स्लाइड बोलते हैं। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये लैंडस्लाइड है, इसके पीछे के कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर एक तो पहली बात, नीचे से ग्रेविटी भी लग रही है। ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा कारण आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रेविटी क्या कर रही है? अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही है। आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो वापस से नीचे जाती है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो मेजर कॉजेज़ हैं, जो कि जोग्राफिकल टर्म से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडस्लाइड होता है 3 मेजर फैक्टर की वजह से। सबसे पहले जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और ह्यूमन एक्टिविटी। चलो एक एक करके समझते हैं क्या है। जियोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या है? देखो मान लो कोई अर्थ या फिर कोई रॉक है, वो कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, और उसके अंदर फ्रैक्चर्ड आ चुके हैं, ठीक है, उसके अंदर वो मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हो चटक वगैरह है। अब होगा क्या, जब वो फ्रैक्चर हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, तो इसकी वजह से यहाँ पर वो जो रॉक है, वो जो चट्टान है, वो नीचे की साइड में ढह जाती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रॉक के जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, वो यहाँ पर कमज़ोर हो जाती हैं। फिर जियोलॉजी के बाद में एक आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं हम लोग? मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है? देखो जो भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, ये होता है वेजिटेशन के ख़त्म होने से। इसका मतलब वेजिटेशन क्या है? देखो अच्छे से उस एरिया में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, पेड़ लगे हुए हैं, दूसरे प्लांट्स लगे हुए हैं। अब क्या हुआ, उस वेजिटेशन को ख़त्म कर दिया, प्लांट्स वगैरह हट गए, ठीक है, या फिर वहाँ पे सूखा पड़ गया तो वेजिटेशन वो ख़त्म हो गया। तो मतलब वो जो प्लांट्स वगैरह वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो क्या होगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो आपको होगा ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो पेड़ प्लांट्स लगे हुए हैं, उनके जो रूट्स, उनके जो जड़ें हैं, वो सब यहाँ पर क्या कर रही हैं, उस ज़मीन को जकड़ के रख रखा है, उन्होंने आपस में पकड़ के रख रखा है उनकी जड़ों ने। लेकिन जब वो प्लांट मर जाएगा या फिर वो जो पेड़ वहाँ पे नहीं रहेगा, तो वो जो रूट सिस्टम है वो भी नहीं रहेगा, और उस रूट सिस्टम के बिना क्या होगा, वो जो ज़मीन है वो लूज़ हो जाएगी और वहाँ पर एक लैंडस्लाइड देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद में यहाँ पर तीसरा आता है ह्यूमन एक्टिविटी। ये तो सबको पता है कि आज के टाइम पर मानव कितना सारा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, प्लस यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत अलग तरीके से किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लैंडस्लाइड का जो रिस्क है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आएगा, लैंडस्लाइड जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगा? अगर हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज चर्चा करें, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम लोग चर्चा करें तो एशिया जो है सबसे ज़्यादा डैमेजेस को फेस करता है। यानी कि जब भी लैंडस्लाइड वाली सिचुएशन आती है तो सबसे ज़्यादा बर्बादी एशिया के अंदर होती है। और स्पेसिफिकली आप देख पाओगे भारत के अंदर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इनफैक्ट भारत भी एक मोस्ट अफेक्टेड एरिया के अंदर आता है इस लैंडस्लाइड के मामले में। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है हिली एरियाज़ के अंदर, उसके ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी, उसके ऊपर काफ़ी सारी रोक टोक लगानी होगी। और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं हिली एरियाज़ में, रोड्स, डैम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करना होगा। ये कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड को रोकता हुआ नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो वैलीज़ पे एग्रीकल्चर चल रहा है उसको भी आपको रोकना होगा। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया आप एफोरेस्टेशन प्रोग्राम को ज़्यादा प्रमोट करो। मतलब कि एफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा लगाना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ पौधे को काटना। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगेंगे, प्लांट्स लगेंगे, तो उनका वही जो मैंने आपको बताया ना रूट सिस्टम, वो रूट सिस्टम क्या करेगा, उस एरिया को, उस लैंड को आपस में कैप्चर करके रखेगा। तो ये जो लैंडस्लाइड वाली प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को मिलेगी। तो ये हम काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे जो बड़े बड़े सेटलमेंट्स हो रहे हैं, लोग जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उन एरिया के अंदर में, हिली एरियाज़ में सेटलमेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर फार्मिंग वगैरह करनी है तो टेरेस फार्मिंग को इंक्रीज़ करना चाहिए। यानी कि जो हमारे हिल स्टेट्स हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाका आपको देखने को मिल जाएगा,
वहाँ पे झूमिंग कल्टीवेशन आप देख पाओगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिल पाएगा। अब होता क्या, टेरेस फार्मिंग क्या होती है, वो एक अलग तरह की फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग यानी कि जो ऊपर वाले स्तर पर हिली वाले एरियाज़ पर करवाई जा रही है, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से पूरा का पूरा डेटा पॉइंट आपको मिल जाएगा, बट अभी समझने के लिए थोड़ा समझ लो। इसका डेटा पॉइंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। तो टेरेस फार्मिंग को लेकर हम चल सकते हैं, यानी कि हिली एरियाज़ पर अलग तरीके से फार्मिंग की जाती है, तो इसको इंकरेज किया जा सकता है। जो दूसरी तरीका है हमारा हॉरिजॉन्टल लैंड पर फार्मिंग करने का, वो हमारा दूसरा मेथड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये स्टेप्स उठाने हैं ताकि हम लोग लैंडस्लाइड को थोड़ा सा टैकल कर सकें। और मुझे याद आ रहा है कि इसके ऊपर मैंने आपको एक मेंस क्वेश्चन भी दिया था और आप लोगों ने इसका आंसर भी लिखा है टेलीग्राम पर। वो सारे आंसर्स पढ़े हैं, ताकि आप लोग एक बार चेकआउट भी कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन उसके बाद हम लोग अपने एडिटोरियल्स को देखते हैं। आज एडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने के लिए सबसे पहला एडिटोरियल ये है, ये सेक्शन 124A के बारे में चर्चा करता है, यानी कि सेडिशन लॉ के बारे में। आपको पता ही है कि सेडिशन लॉ को लेकर क्या हुआ है कि अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन साहब ने इसके ऊपर रोक लगाने के बारे में चर्चा की है कि भाई सेडिशन लॉ का अभी यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा, है ना। तो वो सारी यहाँ पे बातें बताई गई हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दैन उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, अभी मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, तो डिस्कस करेंगे स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है, प्लस मैरिटल रेप को लेकर क्या सिनेरियो आज के टाइम पर इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, प्लस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को यहाँ पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग देने वाला हूँ, और वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो आपको ये देखने को मिल जाएगा। सारे एडिटोरियल आज इंपॉर्टेंट है। ये एडिटोरियल बात करता है लुम्बिनी के इंपॉर्टेंस के बारे में। जो लुम्बिनी है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपने जो थंबनेल दिखा है आज का, वो इसी के बेसिस पर है। आज पूरी लुम्बिनी आपको मैं घुमा के लेकर आता हूँ। पिक्चर्स के थ्रू हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। देन उसके बाद एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोड टू सेफ्टी के बारे में चर्चा करता है, या फिर आप कह सकते हो रोड सेफ्टी के बारे में चर्चा करता है। तो रोड सेफ्टी यहाँ पर एक अपने आप में प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। बहुत सारा डेटा का इस्तेमाल किया गया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो इसको भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे एडिटोरियल्स होने वाले हैं। फिर उसके बाद ये आप डेटा पॉइंट देख पाओगे आज का। ये जो डेटा पॉइंट है ये भी मैरिटल रेप को लेकर ही चर्चा करता है, कि अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, स्प्लिट वर्डिक्ट, उसके बारे में चर्चा करता है। तो इसको हम लोग आगे जो हमारा पहला वाला आर्टिकल है उसी के साथ में मर्ज करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर एक आर्टिकल हमारे पास आता है, वो ये है, यहाँ पे चर्चा करी गई है फिनलैंड्स बेड टू जॉइन नेटो। ये आर्टिकल मैं आपके साथ पिछले 2 दिन से लगातार डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। जो फिनलैंड है उसने यहाँ पर देखो ऑफिशियली बोल दिया है कि हम लोग यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, नेटो को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इससे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिनलैंड पे कितना सारा बवाल आ सकता है आने वाले टाइम पर, ये सब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। प्लस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये सारे आर्टिकल्स हमें आज डिस्कस करने हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलो इसी वाले एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। ये एडिटोरियल लिखा गया है रंजीत राय साहब के थ्रू। अब ये कौन है नीचे आप लोग पढ़ सकते हो। ये ऑथर हैं काठमांडू डिलेमा के। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं टू नेपाल। तो इन्हीं के पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएंगे। तो यहाँ पे लुम्बिनी क्या है? देखो लुम्बिनी आपको एक जगह देखने को मिलेगी नेपाल में। और देखो बोला जाता है कि जो लुम्बिनी है यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अब लुम्बिनी इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे अभी हमारे जो इंडिया के पीएम हैं वो यहाँ पर लुम्बिनी विज़िट कर रहे हैं। अब लुम्बिनी विज़िट कर रहे हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, प्लस इंडिया लुम्बिनी के लिए क्या कर सकता है, वो सारी बातें यहाँ पर ऑथर ने डिस्क्राइब करी हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोला कि देखो कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने यहाँ पर लुम्बिनी को विज़िट किया हो पिछले 10 सालों में। और यहाँ पर हमारे जो पीएम मोदी हैं ये विज़िट कर रहे हैं अभी लुम्बिनी को। इसके पीछे का पर्सनल डिज़ायर है, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक गोल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर लुम्बिनी को अब की बार हमारे पीएम विज़िट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा पीएम अभी विज़िट करने वाले हैं, इसको लेकर एक आर्टिकल है, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। लुम्बिनी जाएंगे और कुछ घंटों के लिए यहाँ पर विज़िट करने वाले हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि देखो अगर हम लोग इनकी पहले वाली विज़िट में भी देखें तो पहले भी विज़िट किया है, लेकिन अब यहाँ पर एक और विज़िट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली विज़िट है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथर क्या मेंशन करते हैं कि देखो ये विज़िट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया भर में या फिर आप देख पाओगे बहुत सारा हेट्रेड और एंगर, ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर की विज़िट है वो हम लोग को प्रोवाइड करवाएगा कि जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं, बुद्धा ने यहाँ पर जो सिखाया है,
कि शांति के रास्ते पे चलना, नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना, ठीक है, वो एक मैसेज यहाँ पर देने का काम करेगा। तो वो यहाँ पर बातें बताई गई, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो डायरेक्टली असली एडिटोरियल स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस खाली एक एक करके चीज़ों को सुनते हुए चलना। देखो, ये जो विज़िट की गई है लुम्बिनी को, ठीक है, अब जो लुम्बिनी विज़िट कर रहे हैं हमारे पीएम, इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल गोल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया कि देखो, लुम्बिनी को लेकर एक नेसेसरी डिबेट हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर बुद्धा जी का जन्म हुआ था नहीं हुआ था, इसको लेकर एक अननेसेसरी सी डिबेट होती है, ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। फिर साथ ही साथ यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि देखो, आज के टाइम पर लुम्बिनी के अंदर जो चाइना है वो अपने प्रेजेंस को लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पर हमारा जो दुश्मन है चाइना, वो क्या कर रहा है, लुम्बिनी के अंदर अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर रहा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह किया गया है। जो चाइना है वो कहीं ना कहीं लुम्बिनी के अंदर में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं बुद्धिज़्म को लेकर देखने को मिलती है नेपाल के अंदर में, उन सबको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सेलिब्रेशंस के अंदर यहाँ पर चाइना का एक बहुत बड़ा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल होते हैं सच एज वेसाक, ठीक है, यहाँ पर बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, तो इसके अंदर चाइना का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो नेपाल में यहाँ पर चाइना का एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, रेगुलर बेसिस पर ग्रो हो रहा है। और कोरोना के टाइम से पहले यानी कि प्री कोविड-19 टाइम्स के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो उस समय भी यहाँ पर जो चाइनीज़ टूरिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लुम्बिनी जाया करते थे। ठीक है, चाइनीज़ टूरिस्ट आप देख पाओगे लुम्बिनी के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि आप देख पाओगे चाइना के अंदर भी बुद्धिज़्म आपको देखने को मिलेगा। और लुम्बिनी जो है यहाँ पर या फिर नेपाल के अंदर भी आपको खासकर जो लुम्बिनी वाला एरिया है यहाँ पर भी आपको बुद्धिज़्म जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि अगर हम लोग बात करें इंडिया की, यहाँ पे तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि हाँ किस प्रकार से चाइना का जो इंटरफेरेंस या फिर चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, सपोर्ट है, वो लुम्बिनी के प्रति किस प्रकार से इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो इंडिया का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है बुद्धिज़्म से। इंडिया का मतलब बुद्धिज़्म यहीं से प्रेजेंट हुआ, यहीं से जन्म लिया, लेकिन उसके साथ साथ आप एक चीज़ ये भी देख पाओगे कि गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा कनेक्शन इंडिया के साथ में देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया का जो कनेक्शन है लुम्बिनी के साथ में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इंडिया का जो कनेक्शन लुम्बिनी के साथ में उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, यहाँ पर ये ऑथर मेंशन करते हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे बुद्धिज़्म के बहुत सारे आपको पवित्र साइट्स देखने को मिल जाती हैं। अगर हम लोग बुद्धा की बात करें तो लॉर्ड बुद्धा इंडिया आए तो लुम्बिनी में देखो, जो लुम्बिनी है नेपाल के अंदर में, वहाँ पर बुद्धा का जन्म होता है। फिर बोध गया बिहार के अंदर, यहाँ पर एनलाइटमेंट को लेते हैं। फिर उसके बाद में सारनाथ वाराणसी यूपी के अंदर में यहाँ पर अपनी पहली टीचिंग देते हैं। फिर कुशीनगर गोरखपुर यूपी में यहाँ पर बुद्धा की डेथ होती है। देन उसके बाद राजगीर बिहार के अंदर बुद्धा यहाँ पर एक मैड एलिफेंट को पालते हैं। वैशाली बिहार के अंदर आप देख पाओगे जहाँ पे एक मंकी ऑफर करता है शहद बुद्धा को। तो यहाँ पर ये सारे कुछ प्लेसेस हैं जो कि यहाँ पर बुद्धा से लिंक आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सारी यहाँ पे बताई गई। तो इंडिया के अंदर आपको ये बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएंगी, ये यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बुद्धा ने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर टीचिंग्स दी। उसके बाद आपको बुद्धा का कनेक्शन नालंदा और राजगीर से भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की बात करें तो इंडिया आज के टाइम पर लुम्बिनी में इतना अच्छा खासा प्रेजेंट नहीं है। चाइना के साथ में बुद्धा का इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है ना। अब क्या है, चाइना का प्रेजेंस आप देख पाओगे किस प्रकार से लुम्बिनी में है, लेकिन बुद्धा का कनेक्शन इंडिया से कितना ज़्यादा है। उसके बावजूद भी आप देख पाओगे कि लुम्बिनी के अंदर में इंडिया का जो प्रेजेंस है या फिर आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि यहाँ पर ऐसा भी नहीं कह सकते कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया गया है। इस म्यूज़ियम को बनाया गया था इंडिया के असिस्टेंस के माध्यम से 1990s में, लेकिन यहाँ पर वो भी एक तरीके से भूल चुके हैं, वो भी यहाँ पर इग्नोर कर चुके हैं सब लोग। उसके बारे में भी यहाँ पर किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। लुम्बिनी बेसिकली यहाँ पर एक घर है, आप कह सकते हो एक होम आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे मठ आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग देशों के। अलग अलग देशों ने अपने मठ यहाँ पर बना रखे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे वियतनाम का मठ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ का मठ देखने को मिल जाएंगे। इंडिया का मठ है यहाँ पर नहीं, इंडिया का यहाँ पर कोई मोनेस्ट्री नहीं है। तो ऑथर का कहना यह है कि जो अब की बार की हमारे प्राइम मिनिस्टर की विज़िट होने वाली है लुम्बिनी के अंदर में, यहाँ पर ये बिल्कुल सही समय है। हम लोग एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं, हम लोग इंडियन मोनेस्ट्री को, इंडियन एक मठ को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं लुम्बिनी के अंदर में, ताकि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है लुम्बिनी में वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आए। क्लियर हुआ। अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ। असल में जब आप लुम्बिनी जाते हो घूमने, ठीक है, बिल्कुल जाओ घूमने। मैं गया भी हूँ, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रहा भी हूँ। काठमांडू में काफ़ी लंबे समय तक रहा।
हालांकि यहाँ पे लुम्बिनी दूर है काठमांडू से बहुत ज़्यादा। तो अगर हम लोग बात करें लुम्बिनी की, तो जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है वो आपको मंदिर ये वाला देखने को मिलेगा। इसको हम लोग माया देवी टेम्पल बोलते हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही ऑब्वियस सी बात है, माया देवी टेम्पल है। अब जब अंदर की बात करते हैं तो अंदर की कुछ इमेजेस हैं, हालांकि फ़ोटो क्लिक करना वैसे तो अलाउ नहीं था, बहुत पहले गया था मैं, लेकिन उसके बाद कुछ इमेजेस आपको मिल जाती हैं। बीबीसी के आर्टिकल्स ने कुछ इमेजेस पब्लिश करी हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको ये अंदर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर वुडन फ्लोर बना रखा है। उसके बाद में ये आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से अंदर का स्ट्रक्चर है। ये उस टाइम की ब्रिक्स वगैरह हैं, उस टाइम पर जिस भी तरीके से यहाँ पे बना हुआ था एरिया, वैसा ही आपको ये बना हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉल है, कुछ टूटी हुई सी वॉल है, कुछ ईंटें गिरी हुई हैं, कुछ लगी हुई हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। तो यहाँ पर बुद्धा जी का जन्म यहीं पर होता है। एक एरिया जहाँ पे जन्म होता है उसको भी यहाँ पर एक शीशे के अंदर कवर किया हुआ है, उस वाले एरिया को भी। तो यहाँ पर इस प्रकार से पूरा का पूरा एक फ्लोर, मैंने आपको बताया ना वुडन फ्लोर बना रखा है, इस पे लोग यहाँ पर घूमते हैं और इस पूरे एरिया को विज़िट करते हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा ये अंदर माया देवी टेम्पल को विज़िट किया जाता है। ये आप लोग देख पाओगे, कहीं पर ब्रिक्स गिरी हुई हैं, कहीं पर हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा टेम्पल विज़िट किया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है माया देवी टेम्पल का अंदर का नज़ारा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या लुम्बिनी में सिर्फ एक ही टेम्पल है, नहीं, ये बड़ा टेम्पल है, इसके अलावा बहुत सारे टेम्पल है। अगर आप लोगों ने पूरा दिन भी लगा दिया ना तो भी नहीं घूम पाओगे पूरे टेम्पल्स को, इतने सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, ये हकीकत है, बहुत सारे मतलब आपको चाइनीज़ स्ट्रक्चर के टेम्पल देखने को मिलेंगे, वियतनामी स्ट्रक्चर के टेम्पल को देखने को मिलेंगे। वो बहुत सारे आपको इंटरनेट पर अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे, चाहो तो एक बार आप लोग गो थ्रू कर सकते हो वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से आपको बहुत सारे बुद्धा के स्टैचूज़ देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे टेम्पल्स और देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे टेम्पल्स हैं वैसे तो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लुम्बिनी की बात। तो इसी लुम्बिनी के अंदर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करना है, ये यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद यहाँ बताया गया कि इंडिया लुम्बिनी के अंदर बहुत कुछ कर सकता है। देखो, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की जा रही है। लगभग 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से एक इंटरनेशनल कमेटी को सेटअप कर रखा है। और वो जो इंटरनेशनल कमेटी, जो समिति बनाई गई है, वो लुम्बिनी के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। फिर उसके बाद एक मास्टर प्लान को डेवलप किया गया जापानीज़ आर्किटेक्चर के थ्रू। ठीक है, जापानीज़ आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने यहाँ पर एक मास्टर प्लान को डेवलप किया। तो नेपाल के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारे कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाता है, खासकर लुम्बिनी की जब हम लोग बात करते हैं, जो खासकर ये बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कि देखो इंडिया की, तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। टाइम टू टाइम अगर हम लोग बात करें, जो नेपालीज लीडर्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ये बात करते हैं कि इस कमेटी को हम लोग वापस से रिवाइव करेंगे, इस कमेटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। ये कमेटी कौन सी है? जो कि यहाँ पर लुम्बिनी के अंदर डेवलपमेंट करने की, वहाँ के विकास के बारे में चर्चा करती है। तो जो अलग अलग लीडर्स हैं नेपाल के, वो ये बात करते हैं इस कमेटी को हमें चेंज करने की आवश्यकता है, इस कमेटी के अंदर बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक कोई बदलाव कर नहीं पाए हैं। तो अभी जब हमारे पीएम मोदी गए तो वो क्या कर सकते हैं, इस कमेटी के अंदर यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ये यहाँ पर बोला कि इनको असिस्ट कर सकते हैं, इनको यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर में। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया, देखो लुम्बिनी और महाबोधि टेम्पल जो बोधगयानी बिहार के अंदर है, ये दोनों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये दोनों ही एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट के लिए। जैसे यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए मक्का, हिंदू के लिए काशी, वैसे यहाँ पर आप कह सकते हो बुद्धिस्ट के लिए ये दोनों एरियाज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया माने जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि और क्या किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम लोग पिछले कुछ सालों में बात करें तो बुद्धिस्ट सर्किट को देखो डेवलप किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि एक कनेक्टिविटी प्रॉपर आपको नहीं देखने को मिलेगी, यानी एक रोड नेटवर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इंडिया की साइड से एक रोड नेटवर्क की आवश्यकता है। हालांकि रोड नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो इस प्रकार का नहीं है जैसा हम लोग यहाँ पर चाहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो हमारे पीएम जा रहे हैं अभी लुम्बिनी के विज़िट पर, अगर ये हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। अगर ये बाई रोड जाते हैं तो यहाँ पर ये देख पाएंगे कि हाँ आखिरकार क्या सिनेरियो, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसको यहाँ पर डेवलप करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ये हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके बाद अभी इंडिया और नेपाल के बीच में जो एयरप्लेन है, खासकर कुशीनगर से जो भैरावा है, वहाँ पर भैरावा नेपाल के अंदर है, कुशीनगर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। यहाँ से अभी हम लोग देख पाएंगे, वैसे तो भैरावा में एक एयरपोर्ट वगैरह तैयार हो रहा है, तो अभी जो ट्रैवलिंग वगैरह है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी, एक कनेक्टिविटी यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। जो कंस्ट्रक्शन है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाने की आवश्यकता है। इंडिया नेपाल को और ज़्यादा कनेक्ट करने की आवश्यकता है।
नहीं तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ अपना प्रेजेंस बढ़ा रही हैं, खासकर जो चाइना, वो अपने ऐसा प्रेजेंस बढ़ाता रहेगा, इंडिया का प्रेजेंस यहाँ पर नहीं रह जाएगा। तो ये काम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव इंडिया और नेपाल का यहाँ पे हो सकता है। इंडिया जो है एक इंटरनेशनल म्यूज़ियम को बना सकता है, एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का इंटरनेशनल म्यूज़ियम यहाँ पर बनाया जा सकता है, ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद यहाँ पर सभी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ को इनवाइट किया जा सकता है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और सजेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो सब यहाँ पर लागू कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर इम्प्रूव कर लिया जाए तो इससे बहुत सारे जो डिवोटीज़ यहाँ पर जा रहे हैं बुद्धा का यहाँ पर विज़िट करने के लिए, टेम्पल्स को विज़िट करने के लिए, उनके लिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो वो लोग यहाँ पर काफ़ी तक खुश हो जाएंगे इन चीज़ों को देखते हुए। तो ये काम किया जा सकता है, ये यहाँ पर आर्टिकल के अंदर मेंशन किया। आई होप आप लोग को यहाँ पर इस आर्टिकल का पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस मिल चुका है कि आखिरकार क्या क्या ऑथर ने बोला है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। ये एडिटोरियल बात करता है रोड टू सेफ्टी के बारे में या फिर रोड सेफ्टी के बारे में। अब देखो इस एडिटोरियल को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। इस आर्टिकल में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल कर आपको नीचे देखने को मिलेंगे, प्लस कुछ और अलग से एडिशनल पॉइंट्स जो भी डेटा वगैरह मिला है वो सब यहाँ पे कंबाइन करके मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से रिलेट कर पाओगे। जब हम लोग बात करते हैं रोड सेफ्टी की, तो देखो रोड सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है किसी भी देश के लिए, इंडिया के लिए भी, चाहे किसी के लिए भी रोड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पे हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों की जान जा रही है और लगभग 5 लाख को लोग आसपास, यहाँ पे 5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो इंजर्ड हो रहे हैं। और ये सब हो रहा है रोड सेफ्टी ना होने की वजह से। तो इसी वजह से रोड सेफ्टी की आवश्यकता है। प्लस इंडिया के अंदर आप देख पाओगे वो एक टाइम पे बहुत सारे डेथ हुआ करती थी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। आज के टाइम पर हम लोग फोकस कर रहे हैं इन फैटलिटीज़ को हम लोग कम कर सकें, और काफ़ी हद तक यहाँ पर फैटलिटीज़ या फिर आप कह सकते हो जो इंजरीज़ इनको कम किया गया है, लेकिन उस लेवल पर कम नहीं किया गया है। तो रोड सेफ्टी के ऊपर काम करने की आवश्यकता तो है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडिया रोड सेफ्टी के मामले में कहाँ पर खड़ा है आज के टाइम पर। देखो भारत के थ्रू बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं पिछले 10 सालों में रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसको हम लोग MORTH के नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो इसको आगे मैं MORTH ही बोलूँगा अगर आगे एक आध बार भी आया हुआ है तो इन्होंने एक डेटा पब्लिश किया। इन्होंने ये बोला कि जो नंबर ऑफ डेथ है रोड एक्सीडेंट्स के थ्रू वो लगातार बढ़ रही हैं। साल 2011 के अंदर ये जो डेथ है ये 1,42,485 के आसपास हुई थी, और 2019 के अंदर में ये जो डेथ हैं ये 1,51,113 हो चुकी हैं। तो यानी कि डेथ जो है वो बढ़ चुकी हैं इस रोड एक्सीडेंट की वजह से, हमारे पास डेटा आता है। अब ये डेटा 2019 तक है, फिर उसके बाद साल 2020 आया। साल 2020 का डेटा पब्लिश होना बाकी है, लेकिन यहाँ पर NCRB ने साल 2020 का डेटा भी पब्लिश कर दिया। इन्होंने, क्योंकि आपको पता होगा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये अलग अलग डेटा लेकर आता है। NCRB के अंदर एक और रिपोर्ट आती है एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड की, कि कितने एक्सीडेंटल डेथ हुए हैं, कितनी सुसाइड्स की गई हैं। तो एक्सीडेंटल डेथ की जब हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर में, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि लगभग 1,33,201 डेथ आपको देखने को मिली है 2022 के अंदर, 2020 के अंदर में। तो यहाँ पर आप कहोगे 2019 से तो कम हुई है डेथ, अभी तो आप कह रहे थे कि बढ़ रही है डेथ। तो देखो 2019 से तो कम हुई है 2020 में डेथ, लेकिन उसके पीछे का एक कारण है। 2020 में डेथ कम क्यों हुई? क्योंकि 2020 में कोविड-19 आ चुका था, लॉकडाउन लग चुका था दुनिया भर में, जो लोगों का मूवमेंट है वो यहाँ पे रुक चुका था। तो यहाँ पर डेथ इस चक्कर में काफ़ी कम हो चुकी थी, ठीक है। हालांकि ये भी डेटा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी कम हो चुकी थी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन आप ये देख पाओगे जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी बताई जा रही है कि जो देखो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स हैं वो आप लोग देख पाओगे साल 2001 के अंदर में ये जो एक्सीडेंट है लगभग 100 में से 26 हुआ करते थे, ये लगातार बढ़ रहा है। साल 2020 में ये डेटा 37 तक पहुंच चुका है। तो आप लोग देख पाओगे पहले 100 में से 26 हो रहे थे, फिर उसके बाद 100 में से 28 हुए, देन उसके बाद 100 में से 37 हुए। तो मतलब लगातार जो एक्सीडेंट के अंदर जो फैटिलिटी है, जो डेथ रेट है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब देखो ये तो कहने की बात है कि अगर हम लोग देखें तो इंजरीज़ वगैरह कम हो रही है, एक्सीडेंट है वो कम हो रहा है, रोड एक्सीडेंट कम हो रहे हैं। भले ही रोड एक्सीडेंट कम हो रहे हो, लेकिन डेथ लगातार बढ़ रही है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर क्या इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट का भी एक इंटरफेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ बोला है इस रोड सेफ्टी को लेकर। देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 3 मेंबर का एक तरीके से पैनल बैठाया था,
जहाँ पर जो जस्टिस के एस राधाकृष्णा हैं, इन्होंने यहाँ पर, इनका एक पैनल था, इन्होंने यहाँ पर रोड सेफ्टी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों को देखा। तो यहाँ पर 3 मेंबर का जो ये पैनल था, इन्होंने रोड सेफ्टी के ऊपर ये मुद्दा उठाया साल 2014 के अंदर। अब इस चीज़ को एनालाइज करते हुए इन्होंने रिकमेंड किया, कुछ अपने सॉल्यूशंस दिए। सॉल्यूशन ये दिया कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो अल्कोहल वगैरह बेची जा रही है हाईवेज़ के ऊपर में, उसको बैन किया जाएगा, ठीक है, उसको पूरी तरह से रोका जाएगा। क्योंकि इसी अल्कोहल अगर ये हाईवे पे बिकेगा तो यहाँ पर इसको लोग कंज्यूम करेंगे, फिर उसका ड्राइविंग करेंगे, तो इससे यहाँ पर एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर 2014 में डायरेक्ट किया कि भाई अब यहाँ पे कानून लाने की आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति हेलमेट को पहने। हेलमेट पहनने से यहाँ पर उसकी एक सेफ्टी जो है वो काफ़ी हद तक हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कमेटी ने एक और जोर दिया कि भाई आपको जो अवेयरनेस है, यानी कि जो जागरूकता है, वो लोगों के अंदर फैलानी होगी रोड सेफ्टी रूल्स को लेकर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बोला। फिर 2017 में फिर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिए रोड सेफ्टी को लेकर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल होनी चाहिए हमारे पास में। फिर उसके बाद में रोड सेफ्टी फ़ंड को बनाना चाहिए, जहाँ पे अगर कोई भी एक तरीके से रोड की सेफ्टी के लिए जो भी पैसा है वो यहाँ पर खर्चा जाए, इसी फंड से खर्चा जाए। उसके बाद में यहाँ पर रोड सेफ्टी एक्शन प्लान होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए, ट्रॉमा केयर सेंटर होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रोड सेफ्टी एजुकेशन है ये यहाँ पे स्कूल्स के अंदर देनी चाहिए लोगों को। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट साल 2017 में बोलता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पाओगे सिचुएशन ख़राब ही चल रही है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स उठाए इस रोड एक्सीडेंट्स को, रोड डेथ को कम करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा MORTH है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसने पार्टिसिपेट किया है एक तरीके से एक कॉन्फ्रेंस के अंदर में। देखो भारत के थ्रू काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उठाए जाते हैं। एक इनिशिएटिव यह है कि स्वीडन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होता है। स्वीडन के अंदर साल 2020 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें हमारी मिनिस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया, रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने। और वहाँ पे फोकस ये रखा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 2030 तक जो रोड फैसिलिटीज़ है उनको ज़ीरो करने वाले हैं। यानी कि जो सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी वजह से जान जा रही है, उसको ज़ीरो कर दिया जाएगा 2030 तक। ये इसका गोल था, ठीक है, जो स्वीडन में कॉन्फ्रेंस हुआ। तो भारत ने इसको पार्टिसिपेट किया। उसके साथ साथ भारत ने एक और इंटरनेशनल लेवल का डिक्लेरेशन है, ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन, जहाँ पे बात करता है ये कि फैटलिटीज़ को, यानी कि जो रोड की ऊपर जो लोगों की जान जा रही है उसको हम लोग कम करेंगे। तो भारत ने इस डिक्लेरेशन को भी साइन किया। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये साइन किया गया था इंडिया के थ्रू, और ये जो डिक्लेरेशन ये हुआ था ब्राज़ील में, इसके नाम से पता चला है ब्राज़ीलिया। तो ब्राज़ील के अंदर ये देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद भारत का एक और इनिशिएटिव है, वो है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये जो MV एक्ट 2019 है, इसने क्या क्या पेनल्टीज़ वगैरह बढ़ा दिए ट्रैफिक वॉयलेशंस के, कि अगर कोई ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी ज़्यादा लगाई जाएगी। प्लस यहाँ पर कुछ कम उम्र के बच्चे हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में काफ़ी स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर इस व्हीकल एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लेकर आई गई। तो इसके साथ साथ यहाँ पर इसने एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फ़ंड को बनाने के बारे में चर्चा की, जहाँ पे एक फ़ंड बनाया जाएगा, ये फ़ंड यहाँ पर दिया जाएगा। प्लस यहाँ पर कुछ कंपलसरी इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा सभी रोड यूज़र्स को, कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको उसके बदले में कुछ इंश्योरेंस मिल जाए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को बनाया गया। इसको क्रिएट करने के बारे में चर्चा की, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्रिएट करने के बारे में बोला एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। साथ साथ भारत के थ्रू एक और इनिशिएटिव उठाया गया कि हम लोग गुड सैमरिटन्स को प्रोटेक्शन देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुड सैमरिटन्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये गुड सैमरिटन कौन है? अच्छे व्यक्ति। इसका मतलब यह देखो, रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, एक टाइम पर जो लोग हैं वो यहाँ पर उस व्यक्ति को उठा के हॉस्पिटल तक नहीं ले जाते थे। क्यों? वो डरते थे कि अगर हॉस्पिटल तक व्यक्ति पहुँचा, उसका इलाज चल रहा है, तो जो पुलिस कस्टडी हो रही है तो पुलिस में मेरे से सारी पूछताछ होगी। इस वजह से यहाँ पर वो इंसान काफ़ी डरता था, इस वजह से यहाँ पर एक दूसरे की मदद ही नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर गुड सैमरिटन्स को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की गई। भाई यहाँ पर अभी किसी को एक्सीडेंट होती है, कोई भी रोड एक्सीडेंट में यहाँ पर परेशान होता है, तो कोई भी यहाँ पर इंजरी होता है तो उसको उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनको एक प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की गई थी। तो ये सारे इनिशिएटिव्स भारत सरकार के थ्रू उठाए गए हैं ताकि रोड एक्सीडेंट्स को हम लोग कम से कम कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि ये रोड सेफ्टी को प्रॉपर लागू करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, मैन पावर की आपको कमी देखने को मिल जाएगी, यानी मैन पावर इनसफिशिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेशन प्रोसेस है, ये आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए आपको लोग कम देखने को मिलेंगे, उसको डील करने के लिए लोग कम देखने को मिलेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
दूसरा यहाँ पर फाइनेंस बहुत कम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर फंडिंग वगैरह होती नहीं है। जो ब्लैक स्पॉट है उसको ठीक किया नहीं जाता। ब्लैक स्पॉट यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको ठीक कर नहीं रहे हैं, वो ऐसे ही यहाँ पर एरिया आपको देखने को मिल जाएगा और वहीं पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। या फिर यहाँ पे आप देख पाओगे जो स्पीड लिमिट वगैरह है उसके कुछ साइन वगैरह लगाने होते हैं, वो सब कहीं पे नहीं लगाए जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फंडिंग नहीं जा रही है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि देखो, लोगों की ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। अब होता क्या है, आज के टाइम पर एक ऐसा सिनेरियो है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना कोई भारी काम नहीं है, आराम से ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है तो आराम से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी सी काम करने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से राज्यों के पास में ड्राइविंग ट्रैक्स ही नहीं है जहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होती है, वो ट्रैक्स वगैरह बनाए नहीं गए हैं, तो कोई टेस्ट वगैरह होता भी नहीं है। ऐसे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है, जिससे कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, चलाएगा भी। अब चलाएगा तो फिर यहाँ पर इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी और जो अलग से आपको कानून देखने को मिल जाएंगे वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो टू व्हीलर ड्राइवर्स हैं, यानी कि दो पहिए वाले यहाँ पर जो गाड़ी चला रहे हैं, तो इनको यहाँ पर जो हेड गियर है यानी कि जो हेलमेट है वो यहाँ पर पहनना मैंडेटरी है, वो यहाँ पर ज़रूरी है इनको पहनना। लेकिन क्या है, इसको लेकर बहुत सारे राज्यों में कोई भी मजबूत लॉ ही नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारा मतलब लापरवाही देखने को मिल जाएगी, कोई फोकस ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं लगा रहा है। तो हेलमेट को लगाना यहाँ पर कंपलसरी बन जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि जो सर पे चोट आती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ख़तरनाक होती है। और यहाँ पे जब हेलमेट लगाओगे तो बिल्कुल यहाँ पे जो बॉडी है या फिर जो हमारा सर है उसको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है। तो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में एट द लास्ट एक और क्वेश्चन उठता है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। सबसे पहली बात देखो यार, जितनी भी डेथ हो रही है उसका एक डेटा मिलना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि डेटा कलेक्शन में आज के टाइम पर काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। प्रॉपर डेटा हमारे पास आता नहीं है। प्रॉपर डेटा आएगा तो हमें पता तो चलेगा किस कारण की वजह से डेथ हुई है, किस इशू की वजह से डेथ हुई है, तो उसके रिगार्डिंग हम काम तो कर पाएंगे ना, ये यहाँ पे बताया गया। दूसरा सबसे मेजर स्टेप उठाया जा सकता है कि जो सेंटर और स्टेट है यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम लोग यहाँ पर लोगों की जान बचा पाएंगे। आज के टाइम पर बहुत सारे ट्रैफिक लॉज हैं जो कि बेकार से पड़े हुए हैं, जो यानी कि मतलब कि ट्रैफिक लॉज के ऊपर प्रॉपरली बहुत सारे राज्य काम नहीं कर रहे हैं। तो राज्य को भी यहाँ पर सेंटर का साथ देना होगा, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे, प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये काम किया जा सकता है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को दोनों मिलकर इंप्रूव करेंगे तो यहाँ पर इन एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है, रोका जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेप उठाया जा सकता है, वो है बिहेवियरल चेंज का, यानी लोगों के अंदर जो बिहेवियर है उसको हम लोग यहाँ पर बदल सकते हैं। कैसे? तो लोगों को एजुकेट किया जा सकता है कि भाई ये जो एक्सीडेंट है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस व्यक्ति के फैमिली के ऊपर जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू यहाँ पर उसको एजुकेट किया जा सकता है। प्लस जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस है, यानी कि रोड सेफ्टी को लेकर जो भी जागरूकता है और उसके लेकर जो एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग एरियाज़ में इसको कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये काम आप कर लो, हफ्ते में एक दिन यहाँ पर कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट करवा लो, स्कूल के अंदर, NGOs के अंदर, सभी जगह पर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर रोड सेफ्टी को लेकर काफ़ी सारी अवेयरनेस बढ़ती हुई नजर आएगी। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया, एक प्रॉपर एनालिसिस मिल चुका है। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है दिल्ली हाईकोर्ट स्प्लिट वर्डिक्ट के बारे में। अब देखो यहाँ पर एक स्प्लिट वर्डिक्ट है, इसको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। अब इसको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है तो इसके लिए क्या किया जाएगा? कुछ नहीं किया जाएगा। ये जो मुद्दा है ये एक लार्ज बेंच पर पहुंचेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। तो आप कहोगे क्या कह रहे हो, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। आप इन पिक्चर को देखो, यहाँ पे चर्चा की गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर किया, यानी कि यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट इसने जो अपना फैसला सुनाया है इस मैरिटल रेप को लेकर, वो यहाँ पर फैसले का कोई भी एक प्रॉपर सोल्यूशन निकल कर नहीं आया। देखो, मैरिटल रेप का जो मुद्दा है दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत लंबे समय पहले से चल रहा है। पिटीशन डाली गई है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, बोला गया मैरिटल रेप के अंदर जो हस्बैंड को यानी पति को छूट मिली हुई है उस छूट को हटा दिया जाए। अगर वो जो हस्बैंड है यानी कि शादी, मैरिटल रेप आप समझ रहे होंगे, शादी के बाद में हस्बैंड के थ्रू वाइफ के साथ फोर्स किया जाना, वो यहाँ पे मैरिटल रेप कहला रहा है। तो यहाँ पर हस्बैंड को जो छूट मिल जाती है, क्योंकि वो देखो अगर हम लोग बात करें तो IPC के अंदर सेक्शन 375 के अंदर एक्सेप्शन 2 बोलता है कि वो रेप है ही नहीं। तो लोगों का जो पिटीशन है वो यही है कि भाई उसको रेप का करार दो, कि वो भी रेप है, चाहे वो कैसा भी रेप हो, मैरिटल रेप हो चाहे वो रेप हो, लेकिन है वो रेप ही। तो यहाँ पर लोगों का कहना यह है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में मुद्दा चला काफ़ी लंबे समय पहले से।
अब इसको लेकर दो जजेस बैठकर डिसीजन ले रहे थे। अब दो जजेस ने यहाँ पर अपना जो मुद्दा रखा है वो एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब यह है कि एक अलग ओपिनियन में, एक अलग ओपिनियन में, एक इसके फेवर में रहा कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर इसको एक तरीके से क्रिमिनलाइज़ कर देना चाहिए, दूसरा यहाँ पर इनके अगेंस्ट में रहा कि नहीं क्रिमिनलाइज़ नहीं करना चाहिए। अब दो ही जज थे तो दोनों के बीच में यहाँ पर दोनों के जो ओपिनियंस है वो डिवाइड हो गए, तो जिसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट। अब स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब यह है कि भाई यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं आया, अब इसके बजाय एक थोड़ी सी बड़ी बेंच पर ये केस भेजना होगा। तो अभी दो जज की बेंच चाहिए, बड़ी बेंच कौन सी होगी, 3 जज की बड़ी बेंच हो जाएगी। 3 जज में सुनवाई नहीं होगी तो 4 जज की बेंच बड़ी बेंच हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब फिर ये 3 जजेस के पास में केस जाएगा। या फिर एक सिचुएशन ये हो सकता है कि हाँ 3 जज की बेंच जो है इसकी सुनवाई करे, या फिर एक सिचुएशन ये हो सकता है कि ये जो मुद्दा है ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को लेकर यहाँ पर ये मुद्दा देखा जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मैरिटल रेप है क्या, पहले मैं आपको इसको लेकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे मैरिटल रेप को लेकर करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। करंट सिनेरियो यह है कि कोर्ट के अंदर पिटीशंस लंबे समय से डाले जा रहे हैं कि मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है सेक्शन 375 के अंदर में उसको यहाँ पर हटा देना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारे आप कह सकते हो पिटीशन डाले गए, हालांकि अभी तक कोई भी प्रॉपर इसको लेकर सुनवाई नहीं हो रही है। अब ये एक्सेप्शन क्या है, ये सब कुछ क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये दोनों हाई कोर्ट के जजेस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये मुद्दा देखा था। दोनों यहाँ पर दोनों के जो ओपिनियन है वो डिवाइड हो गए। ये दोनों के ओपिनियन इनको आप लोग रीड कर सकते हो, वैसे आपसे कहीं पूछे नहीं जाएंगे। चलो अब क्वेश्चन ये है मैरिटल रेप के बारे में कहाँ पर डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया आईपीसी के अंदर, यानी कि इंडियन पिनल कोड के अंदर। अब ये जो आईपीसी है ये क्या करता है, क्रिमिनल लॉस को डिफाइन करता है, और सीआरपीसी ये बताता है कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए किसी को सज़ा देने का। तो यहाँ पे आईपीसी के अंदर जो सेक्शन 375 है ये बात करता है रेप के बारे में, कि यहाँ एक मैन के थ्रू जो रेप किया जा रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन रेप के साथ साथ यहाँ पर एक छूट भी दी गई है, इसके अंदर एक एक्सेप्शन दिया गया है। वो एक्सेप्शन यहाँ पर जो एक्सेप्शन नंबर 2 है वो ये बोलता है कि मान लो यहाँ पर देखो हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो पहली बात तो यहाँ पर ये बोला गया जो पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाने से ही जो ये मैरिटल रेप है ये कहलाता है। ठीक है, मतलब कि अगर शादी हो चुकी है और जो हस्बैंड है वो वुमेन के साथ में फोर्स कर रहा है, ठीक है, वो तो बेसिकली मैरिटल रेप है। लेकिन आईपीसी की जो धारा 375 है इसके अंदर जो छूट दी गई है वहाँ पे इसको बोला गया भाई वो अपराध नहीं है, वो यहाँ पर रेप नहीं है, ये यहाँ पर इसके अंदर बोला जा रहा है, इस छूट के अंदर जो बोला जा रहा है। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाती है। तो बेसिकली इसी को लेकर चर्चा की जा रही है, जो ये एक्सेप्शन है, जो ये छूट दी गई है, इसको हटा देना चाहिए, इसको क्रिमिनलाइज़ करना चाहिए। मतलब कि अगर हस्बैंड ये हरकत करता है तो उसको यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए जैसे यहाँ पर बाकी रेपिस्ट को मिलती है। क्लियर हुआ? अब मैरिटल रेप को लेकर इतिहास क्या रचा है वो यहाँ पर देखते हैं। देखो इतिहास के अंदर बात करें तो 2015 के अंदर ही काफ़ी सारे जो पिटीशंस हैं वो डाल दिए गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फाइल करे गए थे। फिर 2017, फिर उसके बाद 2022 तक ये केस ऐसे ही चलते रहे, इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी केस वापस से चर्चा में आता है साल 2022 के अंदर, यानी इसी साल। तो इसी साल ये जनवरी में चर्चा में था, फरवरी में चर्चा में था, अब फाइनली यहाँ पर मई के अंदर ही चर्चा में आ चुका है। तो मई के अंदर ये वर्डिक्ट आया हाई कोर्ट का, और वर्डिक्ट आया, इसका भी कोई सोल्यूशन निकला नहीं। फिर इतिहास में ही एक जस्टिस वर्मा कमेटी आती है। जो जस्टिस वर्मा कमेटी है 2013 में ये बोलती है कि भाई जो ये मैरिटल रेप है ना, इसके ऊपर जो छूट दी जा रही है हस्बैंड को वो हटा देनी चाहिए, यानी कि हस्बैंड अगर ये हरकत करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी बोला। लेकिन उसके बाद और ही बहुत सारे ओपिनियंस आए, जैसे कि साल 2019 के अंदर अगर हम लोग चर्चा करें, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे दीपक मिश्रा साहब, तो इन्होंने बोला कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद 2017 में आप देख पाओगे जो हमारी केंद्र सरकार है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने भी बोल दिया कि देखो जो ये मैरिटल रेप है इसको क्रिमिनलाइज़ करने की आवश्यकता नहीं, इसको अपराध घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, यानी जो समाज में विवाह की जो स्थिति या विवाह की जो व्यवस्था है उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद मतलब आपने देखा कि हाँ क्या क्या इसका हिस्ट्री देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दुनिया भर में मैरिटल रेप को किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है। तो दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली चीज़ आप ये देख पाओगे लगभग 77 कंट्रीज़ के अंदर 77 देशों में जो मैरिटल रेप है इसको अपराध मानने का कानून स्पष्ट हो चुका है, यानी कि मैरिटल रेप वहाँ पे क्राइम है। अगर कुछ होता है इस प्रकार का सीन तो यहाँ पर जो हस्बैंड है उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 77 कंट्रीज़ में है।
बाकी 34 कंट्रीज़ कुछ ऐसी आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर मैरिटल रेप अपराध नहीं है। और इन 34 कंट्रीज़ में से इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मैरिटल रेप क्राइम नहीं है। अब इतिहास में देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज़ ने मैरिटल रेप को एक क्राइम माना। 1932 के अंदर जो पहला देश बना था वो था पोलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। पोलैंड दुनिया का पहला देश बना जिसने मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया। उसके बाद 1970 में अमेरिका ने काम किया। फिर 1986 में यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोपियन यूनियन ने काम किया। फिर 2002 के अंदर नेपाल ने भी मैरिटल रेप को यहाँ पर अपराध घोषित कर दिया, लेकिन इंडिया ने अभी तक मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि अभी कौन कौन से देश हैं जहाँ पर मैरिटल रेप अलाउ किया गया है। तो वो है घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लिजोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया। यहाँ पे आप देख पाओगे मैरिटल रेप अभी भी यहाँ पे अलाउ है, मैरिटल रेप को लेकर कोई भी सज़ा नहीं है। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ, एक पहलू आपको और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पे डेटा पॉइंट है मेरे सामने, इस डेटा पॉइंट को कवर करते हैं। इस डेटा पॉइंट के अंदर क्या बोला गया, जब एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2019 से लेकर 2021 का, यहाँ पर वीमेन से जाके पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 95% मैरिड वीमेन जो हैं इंडिया के अंदर में, इन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे पहली बार सेक्सुअल वायलेंस फेस किया है वो उनके हस्बैंड के थ्रू, जो करंट हस्बैंड है या फॉर्मर हस्बैंड है उसके थ्रू फेस किया है। तो आप देख सकते हो कि वीमेन यहाँ पर खुद बोल रही है। तो यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर आप कह सकते हो ये एक विवाद काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाएगा कि वेमेन के प्रति ऑब्वियस ही बात है सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सर्वे यहाँ पर बोलता खुद है, यहाँ 95% मैरिड वेमेन यहाँ पर सफ़र कर रही हैं इन चीज़ों से। 95% वेमेन ने यहाँ पर खुद बोला कि हाँ, जो हस्बैंड्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर सबसे पहला सेक्सुअल वायलेंस यहाँ पर उन वेमेन ने फेस किया है। ये यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। इसके बाद जो अपनी सोच है उसको थोड़ा सा डाइवर्स करो। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया, देखो मैरिटल रेप के अंदर जो छूट दी जा रही है उसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हैं, दिक्कत भी हैं। अब यहाँ पर आप जैसे देख पाओगे कि अगर छूट दी गई है, हस्बैंड को कुछ नहीं किया जाएगा, तो इससे क्या हो रहा है, जो विमेन के पास में बेसिक राइट्स हैं उनका वोलेशन हो रहा है, क्योंकि सभी लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सभी के पास है ना। तो जो वेमेन के राइट्स हैं इनका तो वोलेशन हो रहा है ना, क्योंकि वेमेन के लिए कुछ काम किया नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग एक और पहलू देखें, देखो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ एक सिनेरियो कि हाँ बिल्कुल मैरिटल रेप देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब आप इसका दूसरा पहलू देखते हो तो ये भी है कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, एक अपराध घोषित कर दिया जाए, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि एक जज ने बताया वो है मिसयूज़ ऑफ लॉ, यानी कि जो मैरिटल रेप है इसका मिसयूज़ हो सकता है, इसका गलत तरीके से या फिर आप कह सकते हो दुरुपयोग हो सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं, जैसे सेक्शन 498A हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये हैरासमेंट कॉस्ट हुआ मैरिड वेमेन, उसके बाद यहाँ पर मतलब कि एक वेमेन को हैरेस किया जा रहा है उसके हस्बैंड के थ्रू, तो ये यहाँ पर बेसिकली इस प्रकार से अलग अलग एक्ट दिए गए हैं। वेमेन को यहाँ पर मारा पीटा जा रहा है, उसके लिए अलग अलग एक्ट हैं, ठीक है। तो डाउरी के लिए अलग एक्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी जो भी कानून है, यानी एक तरीके से दहेज के लिए, वायलेंस के लिए जो भी यहाँ पर कानून मिल रहे हैं वेमेन को, इसका काफ़ी मिसयूज़ भी देखने को मिला है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो कहीं ना कहीं अगर इस मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज कर दिया जाए तो इसका भी दुरुपयोग हो सकता है और ये आसानी से एक टूल बन जाएगा अपने हस्बैंड को हैरेस करने का, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है, देखो यार जागरूकता फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना भी यहाँ पर मैरिटल रेप को रोकेगा नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक जागरूकता फैलाओ लोगों के अंदर में, लोगों के अंदर बताओ कि भाई ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल रुकनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपस में ये कॉम्पेटेबिलिटी नहीं बनती है तो एक डाइवोर्स एक अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एनालिसिस देता है मैरिटल रेप का। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। चलो वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्योंकि एडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया। एक आर्टिकल ये है, देखो इस आर्टिकल को मैं कल भी और परसों दोनों दिन डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस आर्टिकल में कोई भी इंपॉर्टेंट बात ऐसी है नहीं यहाँ पे चर्चा। चलो मैं आपको फिर भी बता ही देता हूँ। फिनलैंड और नेटो के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि जब तक यहाँ पे मैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो दिमाग में आएगा नहीं। जब हम लोग बात करते हैं फिनलैंड की तो आप देख पाओगे यार यहाँ पे है फिनलैंड, और फिनलैंड यहाँ पर रशिया से सटा हुआ है, इधर आपको रशिया देखने को मिल जाएगा। फिनलैंड ने बोला मैं नेटो को ज्वाइन कर लूँगा, यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मुझे ये ज्वाइन करना है। नेटो यहाँ पर 30 कंट्री का एक ग्रुप है,
ठीक है। नेटो एक बार में नहीं बना, धीरे धीरे बनता रहा। आप देख पाओगे 1949 में कुछ कंट्रीज इसके अंदर ऐड हुई थी, फिर 1952 से लेकर 1990 के बीच में, फिर उसका इस प्रकार से कुछ कुछ देश ऐड होते रहे। तो नेटो को पूरी तरह से लीड करने वाला जो है वो है अमेरिका। नेटो ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जो 30 कंट्रीज़ है वो ये बोलती हैं कि हमारे ऊपर, हम 30 में से भी किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर किसी ने अटैक कर दिया तो ये 30 देश मिलकर यहाँ पर उस देश को मारेंगे। तो ये है नेटो का एक तरीके से गोल। अब नेटो एक्सपेंड होता रहा, पहले तो थोड़ा सा ही था, लगातार बढ़ता रहा और रशिया तक पहुँच चुका है। रशिया जो कि एक टाइम पर यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर टूटा, अलग अलग देश बन चुके हैं सब। अब आप देख पाओगे अलग अलग देश बन चुके हैं, तो अलग अलग देश के जो ये देश हैं इन सब ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है। और यही चक्कर था यूक्रेन का, यूक्रेन भी नेटो को ज्वाइन करने जा रहा था। इसी चक्कर में रशिया ने मना कर कि भाई नेटो को ज्वाइन नहीं करना है, अगर नेटो को ज्वाइन किया तो यहाँ पर अटैक होगा। और वही हुआ, यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। क्योंकि देखो रशिया क्या कहता है कि भाई आप नेटो को ज्वाइन कर रहे हो, अमेरिका यहाँ पे बैठेगा मेरे बॉर्डर पर आकर, और अगर यहाँ से कुछ छेड़छाड़ हुई, मैंने दोबारा उसके रिटेलिएशन में उसके ऊपर अटैक किया, तो फिर क्या होगा, 30 के 30 कंट्रीज़ क्या होंगे, सब एक साथ होंगे, सब मिलकर अटैक करने लगेंगे। तो रशिया बेसिकली अपने टेरिटरी को प्रोटेक्शन देने के लिए ये काम कर रहा है, यूक्रेन को अटैक किया। अब फिनलैंड ऐसी हरकत कर रहा है, फिनलैंड बोला मैं नेटो को यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगा, अमेरिका यहाँ पर बैठेगा आकर। तो इस चक्कर में हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पर जो फिनलैंड है इसके ऊपर ही बवाल मच सकता है, इसके ऊपर भी यहाँ पर आने वाले टाइम पर कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इस सिंपल से शॉर्ट से शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, इसमें और कोई गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये अगला आर्टिकल सेडिशन लॉ, देशद्रोह के बारे में चर्चा करता है। इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, अभी एक आध आर्टिकल और हैं उसको भी हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं पहले। अब देखो यार, मैं आपके साथ एक एडिटोरियल डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, लुम्बिनी वाला। यही चर्चा की जा रही है। जो हमारे पीएम मोदी हैं ये यहाँ पर लॉन्च करेंगे एक कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। तो इसका कंस्ट्रक्शन लॉन्च किया जाएगा मंडे में, यानी आज के दिन में। हमारे पीएम विजिट करने लुम्बिनी को, जो कि नेपाल के अंदर में है। और ये जो विज़िट है ये बेसिकली यहाँ पर कोइंसाइड हो रही है, या फिर आप कह सकते हो कि बुद्धा जयंती का जो सेलिब्रेशन है उसी दिन पर यहाँ पर ये विज़िट कर रहे हैं। कुछ घंटों के लिए विज़िट होगा। लुम्बिनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था 623 BC के अंदर, ये यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद में इंडिया में भी काफ़ी सारी जगह पर बुद्ध का एक बहुत बड़ा कनेक्शन देखने को मिल जाएगा, वो सब मैंने आपको एडिटोरियल पर कवर करवाया। फिर उसके बाद में यहाँ पे चर्चा की गई है माया देवी टेम्पल के बारे में। ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि कहाँ पर जन्म हुआ, माया देवी टेम्पल में हुआ, जहाँ पे लोग यहाँ पर प्रेयर करने जाते हैं। माया देवी टेम्पल जो कि डेडिकेट किया गया है बुद्धा जी की मदर को, वो हमने ऑलरेडी अभी देख लिया है। तो यही है बेसिकली। अब देखते हैं विज़िट पर होता क्या है। अब विज़िट पर गए हैं तो विज़िट पर जो भी चर्चा होगी, जो भी डिस्कशन होगा, उसके बाद ये आर्टिकल फिर से पब्लिश होगा, देन हम लोग इसको फिर से देख लेंगे। अगले आर्टिकल पर आते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो यह है कि जो राजीव कुमार हैं वो यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब बनेंगे। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट होती है, तो इलेक्शन कमिश्नर जो राजीव कुमार हैं ये संडे में एज्यूम कर चुके हैं एज अ चार्ज एज अ 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, वो है राजीव कुमार। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। करेंट टाइम पर कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। आपको पता होगा रिसेंट डेज में मैंने आपको बताया भी था, जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनकी हो जाती है मृत्यु अभी। अब यूएई के जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, जिनका नाम है अबू धाबी शेख, इनके जो खलीफा बिन जायद अल नयान करके इनका नाम है। अब इनकी जब मृत्यु होती है तो उसके बाद में इंडिया ने भी यहाँ पर जो है एक तरीके से दुख प्रकट किया इनकी मौत पर। इंडिया ने जो अपना फ्लैग है वो आधा फ्लैग लहराया, यानी कि फ्लैग को नीचे कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे क्या मेंशन किया गया कि अभी क्या हुआ है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, ये संडे में यूएई विज़िट किए, यूएई के अंदर गए हैं अपने दुख प्रकट करने के लिए कि यहाँ पर बिल्कुल दुख है इंडिया को कि अगर एक इम्पॉर्टेंट ये व्यक्ति हैं यूएई के जिनकी अभी डेथ हुई है, तो इनकी डेथ के ऊपर ये अपने दुख को जताने के लिए गए, तो ये कॉन्डोलेंसेस देने के लिए गए हैं। क्लियर हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि देखो ये सब हो रहा है क्योंकि यूएई जो है भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। यूएई और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएई ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है, और यूएई ने बोला भी है कि हम लोग अभी जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कि मॉल वगैरह को खोलेंगे। तो यहाँ पर इसलिए भी यूएई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग आज के टाइम पर रिलेशंस यूएई के साथ में काफ़ी इंप्लीमेंट करते हुए चल रहे हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद में जब हम लोग इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में चर्चा करते हैं तो दोनों बहुत पुराने देश हैं। इनफैक्ट दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशन है वो लगभग 1966 से डेवलप होने चालू हो चुके थे, जब एच ये जो शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नयन है ये इन्होंने रूल किया अबू धाबी को।
तब से यहाँ पे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए चले। रिलेशंस के बारे में चर्चा करें तो साल 2019 में यहाँ पर यूएई ने एक जायद नाम का मेडल है, ये यूएई का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये मेडल यहाँ पर यूएई ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया, ताकि जो रिलेशंस है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करें अच्छे से यूएई के साथ में, इसकी चक्कर में ये अवार्ड मिला। और आप देख पाओगे इसके बाद रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होते हुए चले गए। फिर उसके बाद में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये यूएई विज़िट करे थे अगस्त 2015 में। उसके बाद से जो पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में चर्चा करें तो इंडिया और यूएई का जो व्यापार है वो लगभग यहाँ पे $60 बिलियन का आपको देखने को मिल जाएगा। इसको अभी बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसी के लिए अभी सेपा एग्रीमेंट किया गया है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आपको पता होगा, जहाँ पे हमारा मेजर फोकस है कि हम लोग इस व्यापार को 60 से $100 बिलियन का पहुँचा देंगे। फिर उसके बाद यूएई जो है, अगर हम लोग 2019 के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की तरह देखने को मिला है। फिर उसके बाद में इंडिया के बहुत सारे लोग आज के टाइम पर यूएई में रहते हैं, लगभग 2.6 मिलियन के आसपास इंडियन कम्युनिटी आज के टाइम पर यूएई में रहती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेपा एग्रीमेंट यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि दोनों के बीच में व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा देगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है और इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पर सेपा एग्रीमेंट साउथ कोरिया और जापान के साथ में भी साइन कर रखा है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे यूएई को लेकर। फिर उसके बाद आप देख पाओगे कुछ और भी आर्टिकल्स हैं, ये सब आज के टाइम पर बेकार हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड पेज पर जब हम लोग आते हैं दुनियादारी में क्या चल रहा है, तो आप देख पाओगे श्रीलंकन इशू, फिर उसके बाद में ये फिनलैंड नेटो का इशू जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को कवर करो। बाकी मंडे में आपको बताया कि इकॉनमी का सेक्शन आता नहीं है, यानी बिजनेस पेज नहीं आता, तो बिजनेस पेज हमारा बिल्कुल खाली है। फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला, एक आखिरी एडिटोरियल है, ये बात करता है सेडिशन लॉ के बारे में, यानी कि देशद्रोह के बारे में। तो सेडिशन लॉ के बारे में यहाँ पर अभी आपको पता होगा कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन वी रमन साहब, इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर रोक लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि सेडिशन लॉ का भी यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑथर ये बोलते हैं कि बिल्कुल एक रिलीफ है, एक आराम यहाँ पर दिया गया है सेडिशन लॉ के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाकर। सेडिशन लॉ की बात करें तो लगभग ये देशद्रोह का कानून 17वीं सेंचुरी के अंदर लाया गया था इंग्लैंड के अंदर में। यह लॉ ओरिजिनली लाया गया 1837 में थॉमस मैकले के थ्रू। थॉमस मैकले एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे, और ये जो एक्ट है यानी कि ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा सेडिशन लॉ है यानी देशद्रोह का कानून है, इसको भारत के इंडियन पिनल कोड के अंदर इंसर्ट किया जाता है। सेक्शन 124A को इंसर्ट किया जाता है इंडियन पिनल कोड में 1870 में। उसके बाद यहाँ पर इसी के अंदर में सेडिशन लॉ को लाया जाता है। आज के टाइम पर सेडिशन लॉ इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। सेडिशन लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बोलकर, लिखकर, अपना विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर, साइन कर कर अगर सरकार के प्रति यहाँ पर अपनी हेट्रेड यानी कि नफरत दिखाता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर सेडिशन के चार्जेस या फिर देशद्रोह के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। अब पनिशमेंट क्या मिलता है, कोई भी एक व्यक्ति अगर यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस को फेस करता है तो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसको बेल नहीं दी जाती है, प्लस यहाँ पर उसके ऊपर फाइन लगता है, और जो सज़ा है वो यहाँ पर 3 साल से उम्र कैद तक की सज़ा भी दी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, प्लस यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह नहीं दिया जाता, प्लस कोर्ट के अंदर जब जब बुलाया जाता है तब तब उसको अवेलेबल होना पड़ता है। फिर उसके बाद में सेडिशन लॉ को लेकर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉलोनियल एरा का रिलिक बोला जाता है, मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो यानी कि जो अंग्रेज़ हैं वो इसको लेकर आए थे, और अंग्रेज़ों के अवशेष हैं अभी तक, अंग्रेज़ यहाँ पर अपने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिए, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी सेडिशन लॉ चलता हुआ नज़र आ रहा है। सेडिशन लॉ का यूज़ किया गया था देशद्रोह के चार्जेस लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर लगाए गए थे। यहाँ पे आप देख पाओगे तो बेसिकली यहाँ पर इनको हटा देना चाहिए, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि आज के टाइम पर इनको यूज़ कर करके हम लोग यहाँ पर कॉलोनियल एरा को रिकॉल कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोला गया कि देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने स्टार्टिंग में अग्री नहीं किया था, इसने तो बोला था कि भाई जो सेडिशन है इसको कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ हमारे संविधान में ऐड ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो लोगों के पास में राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं वॉलेट होता हुआ नजर आएगा। प्लस यहाँ पे लोगों के पास में राइट टू प्रोटेस्ट है, सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन कर सकते हैं लोग, लेकिन सेडिशन लॉ रहेगा तो सरकार उनके ऊपर देशद्रोह के चार्जेस लगा सकती है। तो ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है ये लोगों का ये वॉलेट होता हुआ नजर आएगा, ये यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग केस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस होता है 1962 का, जहाँ पर सेडिशन के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख पाओगे सेडिशन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ भी नहीं है सेडिशन को लेकर, बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पढ़नी है। क्लियर हुआ? तो ये हमने अपने एडिटोरियल को कवर कर लिया। तो ये आज के सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कवर हो चुकी है, एक प्रॉपर न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारा समाप्त हो चुका है। जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है।
ना उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था कि मेंस का जो क्वेश्चन है, सॉरी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अच्छा, मेंस के क्वेश्चन से याद आया, आज का मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देना भूल गया, लेकिन हालांकि मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ अपने साथ में। तो डेली मेंस के क्वेश्चन में जो 16 मई का क्वेश्चन है वो यह है, हाउ डज़ द चाइनीज़ प्रेजेंस इन श्रीलंका अफेक्ट्स इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशनशिप। यानी कैसे जो चाइना का प्रेजेंस आपको श्रीलंका के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि चाइना जिस तरीके से प्रेजेंट है श्रीलंका के अंदर में, वो इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस को कैसे ख़राब कर सकता है, कैसे अफेक्ट करता है, ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। 250 शब्दों में, सॉरी 150 शब्दों में आपको लिखना है, और बहुत अच्छे से आप इसको लिख भी सकते हो, क्योंकि इसके बारे में आपको काफ़ी बार पढ़ा रखा है। ठीक है, बहुत सारी इनिशिएटिव पढ़ा रखे हैं चाइना के, है ना, तो आप लोग इसको अच्छे से समझा सकते हो। इसका आंसर लिखना, फिर उसके बाद आपको कहाँ पे पोस्ट करना है, तो टेलीग्राम पर जाना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप टाइप करोगे आपको एक आंसर राइटिंग वाला ग्रुप मिल जाएगा। आंसर राइटिंग वाले ग्रुप पर जाकर आपको ये आंसर लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे नीचे कमेंट लिखा हुआ है, उस पर टैप करना और वहाँ पर आप अपने आंसर को सबमिट कर पाओगे। ओके, नाउ प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो यह है कि इनमें से कौन सा राइट है जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने डिस्क्राइब किया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 ये एक फंडामेंटल राइट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उसको। इसी को यहाँ पर बोला गया वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट। तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको लेकर एक स्टेटमेंट दिया था ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।